हेलो स्टूडेंट, एनटीपीसी के आगे जो एग्ज़ाम्स हैं उन अभ्यर्थियों के लिए मैं आगामी एग्ज़ाम्स की शुभकामनाएं देता हूं तथा अपने इस क्लास में के माध्यम से आप लोगों को आज जीएस के लिए उपयोगी भौतिकी के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैं व्याख्या सहित उत्तर दूंगा अभी। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसे अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए तथा लाइक करिए। क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन होता है किसमें? क में विसरित परावर्तन से, ख है नियमित परावर्तन से। प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन होता है। क है विसरित परावर्तन में, ख होता है नियमित परावर्तन में, ग है नियमित और विसरित परावर्तन में, और घ इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश के विच लॉ गवर्न बाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट है डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन, ख है रेगुलर रिफ्रैक्शन, ग है रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्रैक्शन, और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन होता है, इसका आंसर बताइए। ये होगा, इसका आंसर होगा ख, यानी नियमित परावर्तन में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है? पहला है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है फोकस केंद्र, फोकस केंद्र हो गया, फिर ग है ध्रुव यानी पोल, और घ है इनमें से कोई नहीं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, क्या होगा? इसको कहते हैं, इसका सही आंसर बताइए। इसको कहेंगे पोल यानी ध्रुव, आंसर होगा ग। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब का फोकस तल पर होता है और अत्यधिक छोटे आकार का होता है। फोकस तल पर होता है अत्यधिक बड़े आकार का होता है। वक्रता तल पर होता है अत्यधिक छोटे आकार का होता है। वक्रता तल पर होता है अत्यधिक बड़े आकार का होता है। तो प्रश्न क्या है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो देखिए, तो अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? एक बार मैं तो बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, फिर भी देखिए। अवतल दर्पण एक है, तो अवतल दर्पण से जब समानांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से टकराती है और दूसरी किरण क्या होती है, यानी फोकस पर बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर होगा क्या? आंसर होगा क, फोकस तल पर बहुत ही छोटे आकार का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब छोटे आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच होती है, फोकस वक्रता केंद्र से परे होती है और फोकस के अंदर होती है। तो इसका आंसर होगा वक्रता केंद्र से परे होती है, अनंत वाला कंडीशन जो भी बताए, आंसर होगा ग। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है। ये तो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? याद है पिछला वीडियो आप देखिए, इसी पर बनाए हैं। पिछले एक दो वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। पहला है वास्तविक अवरासित,
दूसरा है काल्पनिक और आभासित, तीसरा है वास्तविक और आवर्धित, और चौथा है काल्पनिक और आवर्धित। तो देख लीजिएगा कंडीशन, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ध्रुव और फोकस के बीच, याद करिए। यही एक कंडीशन इसमें ऑप्शन है, वास्तविक अवरासित, आभासी अवरासित, वास्तविक आवर्धित, आभासी आवर्धित। तो यही एक कंडीशन है जिसमें आवर्धित और आभासी बनता है, यानी आंसर होगा घ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 2 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी जाती है तो दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तब प्राप्त प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। यानी वस्तु वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। 2 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है, तो इस कंडीशन में आप कंडीशन याद करिए, जितना वस्तु की दूरी ऊंचाई होती है उतने ही ऊंचाई यानी उतनी ही साइज का प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। ऑप्शन है 0.5 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। मैं हिंट दे दिया हूँ, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका होगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु की आकार क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए इसका आंसर 2 सेंटीमीटर ही होगा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी अवतल दर्पण है तो इसके मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मान लेते हैं यहाँ है फोकस और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मुख्य की लिखा है क्या, मुख्य अक्ष के लंबवत 2 सेंटीमीटर आकार की वस्तु रखी गई है, दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है, यानी इसी पर वस्तु रखी गई है। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिबिंब जो प्राप्त होती है ये वस्तु के आकार के बराबर ही सी पर ही प्राप्त होती है, ये बता चुका हूँ मैं। देखिए आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा घ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी, दर्पण के फोकस से गुजरेगी, पूर्व पथ पर लौट आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ग, ये पूर्व पथ पर लौट आती है, यानी इसका आंसर होगा ग, पूर्व पथ पर लौट आएगी। गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होती है, पूर्व पथ पर लौट आती है। मैंने यहाँ सी है, सी से जो प्रकाश गुजरती है ये प्रकाश इसी रास्ता से फिर लौट आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन से है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से रेयर से डेंस में प्रवेश करती है, सघन माध्यम प्रवेश करती है तो किरण किस दिशा में मुड़ेगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करेगी किस दिशा में मुड़ेगी। अभी मैं पीछे समझा चुका हूँ। पहला है प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ेगी, दूसरा प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब से दूर हटेगी, तीसरा प्रकाश की किरण किसी भी दिशा में नहीं मुड़ेगी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है,
अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती है। आंसर होगा इसका क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिआपतित किरण दो माध्यमों की पृथककारी सतह अभिलंबतः टकराती है तब यह अभिलंबतः टकराती है तो यह आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ेगी, आपतन बिंदु अभिलंब से दूर हटेगी, किसी किसी दिशा में नहीं मुड़ेगी, इनमें से कोई नहीं। सीधा लंबवत टकराती है तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये तो किसी दिशा में नहीं मुड़ेगी, इसमें क्या है, इसमें है सीधा टकराएगी तो सीधा लौट जाएगी, सीधा टकराएगी तो सीधा क्या होगा, लौट भी जाएगी, ये लौट जाएगी सीधा। तो इसका आंसर होगा किसी भी दिशा में नहीं मुड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के किस रंग के लिए महत्तम होता है, अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है अपवर्तनांक। पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा है हरा, चौथा है बैंगनी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बैंगनी। कैसे होता है देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ी सी। म्यू इजकल टू होता है सी बाई भी, यानी सी भी बराबर होता है एन लैम्डा इजकल टू म्यू। तो जिसका लैम्डा का मान ज़्यादा है इसका अपवर्तनांक होता है कम। तो लाल का लैम्डा यानी लाल का तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज़्यादा होता है तो लाल का अपवर्तनांक कम होता है। तो बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। समझ गए। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपतित किरण निर्गत किरण के समानांतर होती है किंतु इसमें पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन कांच की स्लैब की मोटाई बढ़ने के साथ बढ़ता है, बढ़ने के साथ घटता है, वे स्वतंत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका, देखिए ये है प्रकाश का जब अपवर्तन होता है इधर जाना चाहता है इधर मुड़ जाता है, तो ये जो बीच का भाग होता है उसको लेटरल डाइवर्सन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये पार्श्विक विस्थापन जो होती है वो कांच की स्लैब की मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ग। तो ये क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन स्लैब की मोटाई के साथ क्या होता है, बढ़ता है, मोटाई के साथ बढ़ता है। अच्छा, अतः इसका आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जब एक तालाब के शांत जल पर तिरछे रूप से आपतित होती है तब यह किरण अपने पथ से ऑप्शन है बिना विचलित हुए जल के अंदर प्रवेश करेगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, अभिलंब की ओर हो जाएगी, अपने पूर्व पथ पर लौट आएगी। तो देखिए हवा से चल रहा प्रकाश, हवा है रेयर मीडियम विरल, अब पानी है सघन, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, अभिलंब की ओर विचलित हो जाएगी, यानी ग होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से
N2 अपवर्तनांक माध्यम में जाती है, यदि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R क्या होगा। तो देखिए मैं बताया हूँ रिलेटिव, देखिए प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है, आपतन कोण I है, ये है R, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है, म्यू इक्वल टू होता है साइन I बटे साइन R इक्वल टू होता है μ2 बटे μ1, यानी इसका आंसर होगा घ, इसका आंसर होगा घ, इसका सही आंसर होगा घ, यानी N2 बटे N1, यानी एक माध्यम का अपवर्तनांक यदि N1 है, दूसरा का N2 है, तो म्यू बराबर होता है, या इसको N से भी लिखते हैं, ये बराबर होता है N2 बटे N1 बराबर होता है साइन I बटे साइन R। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं किसी अगले वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक्स के साथ आऊँगा। संभवतः मैं अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आऊँगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।